जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी पीछे 2022 में जो आपके एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, वो लगभग 2 महीनों तक चला था। तो उसमें जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को अपन बारी बारी प्रत्येक क्लास में एक पेपर है वो अपन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये आपका 7-8 यानी 17 अगस्त 2022 को हुआ है। 17 अगस्त 2022 को हुआ है और सुबह 9 बजे से ये स्टार्ट हुआ था। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भी, रेलवे ग्रुप डी में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा और उसमें 25 क्वेश्चंस हैं वो साइंस के आएंगे और 30 क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन हैं वो मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चन हैं वो जीके के आएंगे। ठीक है, तो ये पोर्शंस रहता है। शुरू करते हैं, प्रत्येक 1 बाय 1 अपन समझते हुए चलेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ में एक बार क्लास को शेयर जरूर करें भी, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखो भी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है भी, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है। तो अर्थशास्त्र में जो मांग वक्र की ढलान होती है वो बाएं से, यानी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और वो भी नीचे की ओर। ये बाएं है और ये दाएं, इस प्रकार से नीचे की ओर होगी भी। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, तो यहाँ पे ब ऑप्शन है ना वो राइट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं भी 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पे करंट अफेयर का है, तो वो अपने काम का तो है नहीं। अभी फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार यानी बायोमेडिकल्स इनोवेशन पर आईसीएमआर या फिर डीएचआर नीति किसने लॉन्च की थी? तो ये मनसुख मंडाविया ने लॉन्च की थी। वैसे करंट अफेयर का अब अपना मामला कोई काम आने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो साइंस, मैथ और रीजनिंग और जो जीके है वो ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखो भी अभी क्या बोला गया है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान पर, प्लस और भाग के स्थान पर बदल दिए जाएं और भाग और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको इसमें बताना है। चलो तो अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा अभी। अब 100 है, 100 गुणा के स्थान पे आपको मल्टीपल के स्थान पे माइनस का स्थान लगाना है, चिन्ह लगाना है, और प्लस के स्थान पे आपको भाग का निशान लगाना है। ठीक है, और माइनस के स्थान पे आपको गुणा का स्थान चिन्ह लगाना है और भाग के स्थान पे प्लस यूज़ करना है और माइनस के स्थान पे गुणा और गुणा के स्थान पे माइनस, माइनस 99 और प्लस में 17। अब इसको सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लो। 11 एकम 11 और 11 11 121 होते हैं। देन उसके बाद में 11 7 77, तो 100 माइनस 77 हो गया ये, और प्लस यहाँ पे 24 और 8 को मल्टीपल करना है। 8 चौके 32, 3 और 8 2 16 और 3 32, 8 2 16 और 3 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, 192 आ जाएगा। माइनस 33 और माइनस 99, तो ये कितने हो जाएंगे भाई? 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 1 13, तो ये 132 हो जाएगा माइनस का, और प्लस आ जाएंगे आपके 17। तो अब देखो प्लस प्लस के एक साइड में जोड़ लो। 100 और 192 कितने हो जाएंगे? 292 हो जाएंगे। 292 में 17 जोड़ दो तो 7 और 2 9, और 9 और 1 10, और कितने आ जाएंगे? 309 आ जाएंगे। 309 में से आपको कितने बाहर निकालने हैं? माइनस के 77 है और माइनस के 132 है, तो 77 और 32 को जोड़ोगे तो 8 और 7 और 2 9 हो गए, और 7 और 3 10 हो गए, और यहाँ पे बच गया आपका 209, यानी 309 में से 209 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 100 बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसका 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया? भी आगे चलो।
आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है भी सभी तवे, तवे को मैं टी से लिख दूं, सभी तवे है वो क्या है, पेन है, सारे के सारे तवे हैं वो क्या है, पेन है, पेन को मैं पी से डिनोट कर दूं, और सभी पेन है वो क्या है, ब्रश है, तो ब्रश को मैं किससे डिनोट कर दूं, बी से, तो ये लो बी से, और सभी ब्रश है वो मेज है, और मेज को मैं किससे डिनोट कर दूं, तो मेज को मैं एम से डिनोट कर दूं। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ मेज तवे हैं, कुछ मेज है वो तवे है, देख लो भी कुछ मेज है वो क्या है, तवे है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है भी, तवा वाला है वो टी है, और ये सारा का सारा किस में आ रहा है, मेज में आ रहा है, तो कुछ मेज है ना वो तवे हो जाएंगे, एकदम सही है। सभी पेन तवे हैं, सारे के सारे पेन हैं वो तवे हैं, तो सारे के सारे पेन तवे नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे तवे पेन हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी सभी पेन, सारे पेन वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा तवे वाले में नहीं आ रहा, लेकिन तवे वाला है वो पेन में आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और कोई भी पेन तवा नहीं है, कोई भी पेन तवा नहीं है, तो ये नेगेटिव आ गया, यानी निष्कर्ष है वो कभी अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट है अगर पॉजिटिव हो तो इसका जो निष्कर्ष है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो तीसरा इस कारण से गलत हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट जो निष्कर्ष है वो ही सही हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन कर रहा है, ठीक है। आगे देखो भी 4 नंबर, 4 नंबर में 5 नंबर देखो, 5 नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो संक्रियाएं लग रही है, इसमें जो संक्रियाएं लग रही है वही संक्रिया आपको इसमें बतानी है वो कहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको 15 है, 41 है और 4 दे रखा है। अब मैं देखो भी 15 को इस 4 में से 1 माइनस कर दूं, कितना आ गया 3। अब 15 को 3 से मल्टीपल करूंगा, 15 को 3 से मल्टीपल करूं तो कितना आ गया, 15 को 3 से मल्टीपल करूं 45 आ गया। अब 45 में से ये 4 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। यही क्रिया इसके साथ करूं भी 5 है, 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 आ गया। अब 19 को 4 से मल्टीपल करूंगा तो 19 चौके छंत्र होते हैं, छंत्र में से अगर मैं 5 ये माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। अब यही स्टेटमेंट है वो इसमें लग रहा है। अब देखो 10 है, 8 है और 2 है। अब इस 10 को इस 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ गया, 1। अब इस 10 को 1 से मल्टीपल करूंगा, 10 एकम 10, और 10 में से अगर 2 माइनस कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर आपको दे रखा है 30 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की आयु है वो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है, क्या होगी। 5 वर्ष पहले थी भी, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु है वो छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो ये मैंने छोटे व्यक्ति की आयु तो मान ली 1, तो इसकी 3 गुनी होगी, तो ये रेशियो अपने पास में 5 वर्ष पहले का बन गया क्या, 3:1 बन गया, 3:1 बन गया। अब अंतर सेम ही रहेगा, चाहे वो 5 वर्ष बाद हो चाहे वो 10 वर्ष बाद हो, यानी जो अंतर आज है वही अंतर 2 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में, कितने ही साल के बाद में आप देख लेना, उन दोनों के बीच में अंतर वो उतना ही मिलेगा। तो हमारे अनुसार अंतर कितना है, तो हमारे अनुसार अंतर है वो 2 का है, लेकिन प्रश्न में दे रखा है 30 वर्ष का अंतर है, तो 2 बराबर क्या आ जाएगा 30, 1 बराबर क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 15 3 45 और ये हो जाएगा 15 एकम 15, तो यहाँ पे 15 आ गया। अब पूछा क्या है, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। ये आयु अपने पास में आई है, ये 5 वर्ष पहले की आई है, क्योंकि हमारे पास जो रेशो बन के आया था वो किसका था, 5 वर्ष पहले का था। अब 5 वर्ष पहले का था, तो अब इसमें क्या करेंगे, वर्तमान बनाने के लिए 5 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। क्लियरली समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ जाता है। जिप्सम को गर्म करने पर एक रासायनिक यौगिक X तैयार होता है। जिप्सम को जब अपन गर्म करते हैं तो एक रासायनिक यौगिक X तैयार होता है, और यह एक सफेद चूर्ण और उसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। जिप्सम होता है CaSO4.2H2 होता है, ठीक है। अब इसको अपन क्या करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब ये क्या बन जाता है अपने पास में CaSO4
और हाफ H2O बन जाता है। तो यहाँ पे CaSO4 हाफ H2O क्या होता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और जब जिप्सम को अपन गर्म करते हैं तो इसके डेढ़ जल के अणु है वो क्या है, जिप्सम है वो त्याग देता है और हाफ हेमीहाइड्रेट बोला जाता है इसको। तो CaSO4 हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में आता है 8 नंबर क्वेश्चन है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भी निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं। तो एक बात याद रखना, आभासी प्रतिबिंब है वो कभी भी पर्दे पर अपन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पर्दे पे प्राप्त कौन सा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त होगा। तो वास्तविक और बड़ा इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तविक और छोटा है इसको भी अपन क्या है पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ए व बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ए और बी है, इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वास्तविक होगा उसे ही अपन पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को अपन पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में, चलें आगे। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन है। ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, इसमें बताना है आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो भी, एस है वो 19 पे आता है और पी है वो 16 पे आता है। तो माइनस क्या कर दिया, 3 माइनस कर रहा है ये, और पी से 13 पे आ गया तो -3 किया, 13 और एम पे आ गया, और एम से ये किस पे आ गया, जे पे आ गया, तो ये भी -3 किया, और जे से ये किस पे आ गया, जी पे आ गया, तो ये भी -3 किया। अब जी 7 पे आता है और 7 से -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पे डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भी 2 से 6 आ गया तो 4 बढ़ा दिया, और यहाँ पे कितना बढ़ा दिया इसने, 6 से 18 पे आ गया तो ये 12 बढ़ा दिया। और यहाँ पे अब इसको एक तरीके से देखें तो 3 से मल्टीपल कर रहा है ये, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, और 54 3 162, और 162 तीय कितने होते हैं अभी, 162 तीय होते हैं 3 2 6 और 16 तीय 48, यानी 486 होते हैं। तो डी 486, अब इसी में एक ही ऑप्शन में है डी 486। आगे वाला देखो तो एस 12 पे आता है, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22 वी आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है ये जो स्टेटमेंट दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है वो कौन से निष्कर्ष सही है। अब इसमें बताओ भी, आर है वो पी से बड़ा है क्या, आर है वो पी से बड़ा है क्या। तो आर है वो एफ से तो बराबर है, एफ के तो क्या आता है बराबर है, तो यहाँ पे एफ से बराबर है, और पी है वो क्या है क्यू से छोटा है, और क्यू है यानी पी से क्यू बड़ा है और क्यू से एफ बड़ा है, और आर और एफ क्या है दोनों बराबर है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, अभी पी से आर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा जो निष्कर्ष है वो बोल रहा है भी बी है वो एफ से बड़ा है क्या, बी है वो एफ से बड़ा है क्या। अब देखो बी से एम तो बड़ा है, और आर भी बड़ा है, एम से आर बड़ा है, और आर और आपका एफ है, आर और एफ दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे तो ये उल्टा चल रहा है भी, इसने पूछा है भी एफ से बी बड़ा है क्या, एफ से बी बड़ा है क्या। तो यहाँ पे जो पोर्शन चल रहा है वो ये बोल रहा है भी कथन में भी बी से एफ बड़ा है, बी से क्या है एफ बड़ा है, तो ये दूसरा तो गलत हो जाएगा भी। तो इसमें पहला ही निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एच शेप निकाल लो, इसका आप एच शेप निकाल लो। यानी 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर है तो इसको मैं 525 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 735 आ जाएगा, 735, और ये 490 आ जाएगा। अब इसका आप एच शेप निकाल लो, एच शेप निकालोगे तो यहाँ से देख लो भी 5 से मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 5,
5 एकम 5 और 0, 5 5 25, 5 एकम 5, बच गया कितना 2, 23, 500 के 20, 5 7 35 और 5 निम 45 और 5 8 40। देन उसके बाद में अब देखो भी इसमें इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। HCF अलग अलग निकलेगा भी, ठीक है, सभी का अलग अलग है वो HCF निकलता है और एक साथ में निकालोगे तो वो LCM निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कॉमन, तीनों में कॉमन आना चाहिए, इसमें भी कॉमन, इसमें भी और इसमें भी। इसमें देखो 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, तो एक 5 हमने ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही 5 आ रहा है और 5 इसमें नहीं आ रहे। अब देखो इसमें 7 भी आ रहा है और इसमें भी 7 आ रहा है और इसमें भी 7 आ रहा है, तो हमने एक क्या ले लिया, 7 ले लिया। अब 7 इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें एक ही है। अब इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है और इसमें भी 2 नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकल के आए हैं वो 5 और 3 निकल के आए हैं, और इसका जो मल्टीपल करोगे तो 5 7 35, तो आपका जो HCF निकलेगा वो 35 निकलेगा, ठीक है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। आगे चलो अभी नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इस 3 को इस 27 को मल्टीपल करता, डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास में ये आ जाएगा 9, ठीक है। या फिर मैं समीकरण लिख ही लेता हूँ, 3 माइनस 27 इंटू 0 प्लस में 1। अब देखो इसको डिवाइड करूँगा तो 3 एकम 3, 3 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 9 माइनस में अब इस 27 को 0 से मल्टीपल करूँगा तो 0 आ जाएगा और प्लस में क्या है, 1 है, तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये MF BT और F, इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है LEASE, ये लिख रहा है, ठीक है। तो देखो भी कहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। ये 13 पे है, -1 कर दिया, ये 6 पे आता है, -1 कर दिया, ये 2 पे आता है, -1 कर दिया, ये 20 पे आता है T, -1 कर दिया 19, और ये 6 पे आता है, -1 कर दिया 5। अब इसी प्रकार से इस पे लगा दो, T 20 पे आता है, -1 करोगे तो S आ जाएगा, R 18 पे आता है और -1 करोगे तो Q आ जाएगा, I 9 पे आता है, -1 करोगे तो H आ जाएगा, C है वो 3 पे आता है, -1 करोगे तो B आ जाएगा, K है वो 11 पे आता है, -1 करोगे तो J आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, SQHBJ, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास में 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर AgCl और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और AgCl है, ये दोनों के दोनों यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों के दोनों है वो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, AgCl और एक AgBr। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने है वो 15 नंबर क्वेश्चन है। 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर पर घंटे, यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी औसत चाल कितनी है, ये आपको बतानी है। यानी 2 तरफा, दोनों तरफ यात्रा करता है वो, आने और जाने में 2 तरफा यात्रा में उनकी जो औसत चाल है वो कितनी है, 15 है। यदि वह जाते समय तो 20 है किलोमीटर, यदि वह जाते समय प्रति घंटे यानी 20 किलोमीटर की चाल है, जाते समय 20 किलोमीटर पर घंटे है, तो दूरी तय करता है तो लौटते समय उसकी चाल क्या होगी। तो अपने पास में औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2xy बट्टे x प्लस में y होता है। आप इसको 20 को x मान लो, ठीक है, और y आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और बराबर आपको 15 इसका आंसर निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देखो भी 2 मैंने मान लिया भी, एक क्या है 20 है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटू y अपने को ज्ञात करना है, अपॉन में x अपने पास में 20 है और प्लस में y आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और आगे इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, औसत चाल आपका, तो वो निकल के आ रहा है 15 निकल के आ रहा है।
ठीक है। अब इसको क्या करो, वज्र गुना कर दो, वज्र गुना करोगे तो 20 दुए 40 y हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 15, 15 को और 20 को मल्टीपल करोगे तो 15 दुए 30 यानी 300, 300 प्लस में 15 y हो जाएंगे। ये 15 y दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब 40 में से और क्या जाएंगे, 40 में से 15 जाएंगे तो ये अपने पास में क्या बचेगा, 25 y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। और y की वैल्यू निकालनी है तो 25, 25 एकम 25 बच गया, 5 25 दुए 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा, 12 किलोमीटर पर घंटा। तो 4 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। औसत चाल का फॉर्मूला आता है 2xy बटे x प्लस में y। इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू अपने को 15 दे रखी है, अभी औसत चाल आपको दे रखी है 15 है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने है ये वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको दिया गया है भी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको 11 दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 42 दे रखा है और आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं अगर इसके स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड इसकी अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर प्लस में z की स्क्वायर प्लस में क्या बनेगा 2xy प्लस में 2yz प्लस में और 2xz, ये फॉर्मूला होता है अभी। ठीक है, अब इसकी मैंने स्क्वायर की है, यानी इसकी स्क्वायर की है मैंने, तो इसकी स्क्वायर की है तो यहाँ पे मैंने 11 की भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, तो 11 की स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 121 की स्क्वायर, सॉरी 11 की स्क्वायर 121 होता है। अब ये मेरे को ज्ञात करना है, ये मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर प्लस में z की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मेरे पास में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें मेरे पास में कॉमन आ रहा है 2, तो मैं 2 को तो कॉमन ले लूँ और आगे मेरे पास में क्या बचेगा एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में एक्स जेड, क्या आ गया एक्स जेड। और इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी है, तो पर्सन में दे रखी है, ये रहा 42 है, तो इसकी जगह मैं 42 रख दूं, 42। ठीक है, और 42 को 2 से मल्टीपल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में ये मेरे को ज्ञात करना है, यहाँ पे इसको मैं एक प्रकार से x ही मान लेता हूँ। ठीक है, x ही मान लेता हूँ कंप्लीट कोई। तो यहाँ पे इसको 42 को और बराबर मेरे पास में क्या है 121 है। अब 42 को 2 से मल्टीपल करूंगा तो 42 दुए कितने होते हैं, 84 होते हैं भी। ठीक है, अब 2 दुए 4 और 2 चौके 8, 84 होते हैं। अब ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 121 में से 84 जाएगा तो यहाँ पे 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पे बच गया 11, 11 में से 8 गया 3, तो आपका आ जाएगा 37 आंसर आ जाएगा। तो x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस z की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 37 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखो भी 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पे जो लगा है, यहाँ पे जो फोर्सन लगा है, जो संक्रिया लगी है इसमें, वही आपको इसमें बताना है किस में लगी है। तो PRO को ये लिख रहा है L, J और M। ठीक है, अब P आता है 16 पे, 16 में से -4 किया 12 आ गया, और ये आता है 18 पे और यहाँ पे आता है 10, और ये आता है आपका 15 पे और ये आता है आपका 13 पे। तो ये देखिएगा यहाँ पे -4 कर रहा है और यहाँ पे और -8 कर रहा है और यहाँ पे -2 कर रहा है। अब आगे देखें तो इसमें भी ये लॉजिक लग रहा है क्या, ZEN और BWN। अब इसमें देखिएगा -4 कर रहा है क्या, अब इसमें यहाँ पे Z से -4 करोगे तो ये -4 में तो नहीं जाएगा। अब इसमें तो ये ट्रिक है वो नहीं लग रही। अब देखिएगा इसमें ये तरीका लग रहा है एक, यानी 16 और 12 दोनों को ऐड करो, दोनों का योग 28 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 और 10 को दोनों को ऐड करोगे तो इनका भी योग 28 आ रहा है, और 15 और 13 दोनों को ऐड करोगे तो इसका योग भी कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ये 26 आ रहा है, ये 2 है, 26 और 2 को जोड़ोगे तो 28 आ रहा है, और ये 5 है और ये 23 है, और 5 और 23 को जोड़ोगे तो ये 28 आ रहा है, और 14 और 14 यानी N 14 पे आता है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी 28 आ रहा है।
तो यहाँ पे देखो ये k है 11 पे आता है और ये 17 पे आता है, 11 और 17 28 हो गए, ये 12 पे आता है और ये 16 पे आता है, 16 और 12 28 हो गए, और ये 16 पे आता है और ये 12 पे आता है, ये 28 हो गया। यानी इसका योग है वो कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है मैथ का क्वेश्चन है, P और Q अकेले एक कार्य को 9 और 12 दिन में करते हैं। P और Q है ये 9 दिन में कर रहा है और ये 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिएगा पहले इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आ रहा है, 36 आएगा, 9 चौके 36 और 12 तिये 36। तो यहाँ पे एक एक दिन Q से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू किया हमने, तो पहले दिन किसने कार्य किया, Q ने। दूसरे दिन किसने कार्य किया, तो दूसरे दिन है वो P ने कार्य किया। तो टोटल 2 दिनों के अंदर कार्य कितना हो गया, 7। 2 दिनों के 7 कार्य हो गया। कार्य करने कितने अपने को, 36 कार्य करने हैं। अगर मैं इसको 5 से मल्टीपल करूंगा तो इसको भी 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 10 दिनों में कितने कार्य हो गया, 35 कार्य 10 दिनों में हो गया। अब अपने को अब कार्य करेगा कौन, अब कार्य Q ही करेगा। करना कितना है, एक कार्य करना है, और करेगा कितना, तो 3। तो 10 सही 1/3। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। 10 सही 1/3 दिन में कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है P, L, K, U, J और Y समान कैलेंडर वर्ष 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए। P ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा की। P ने कौन से महीने में, नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा की है। और इसमें आगे बोला गया है यू ने P के ठीक 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। यू ने P से 2 महीने पहले, P से 2 महीने पहले, तो ये सितंबर में गया था भाई, यू है वो सितंबर में गया, 2 महीने पहले गया। तो Y ने यात्रा के लिए जुलाई का महीना पसंद किया, तो ये Y है वो जुलाई में गया था। और जे ने Y और U द्वारा पसंद किए गए महीने के ठीक मध्य, Y और U के मध्य कौन सा आता है, Y और U के मध्य तो आपका आएगा अगस्त आ जाएगा। और कौन सा है ये, U नहीं, जे ने किया था पसंद, ठीक है। तो जे है वो कौन से में गया, जे गया अगस्त में, AUG अगस्त, ठीक है। उसके बाद में L ने Y से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की थी। L ने क्या किया था, L ने Y से ठीक 1 महीने पहले यात्रा की थी। तो K ने किस महीने यात्रा की थी, तो यहाँ पे L है वो Y से ठीक 1 महीने पहले Y गया था जुलाई में। तो ये फिर आपका L है वो किस में जाएगा, जून में, ये जून में। और उसके बाद में पूछा क्या है इसने, तो K ने किस महीने यात्रा की, और इसने यहाँ पे बोला क्या है, समान कैलेंडर वर्ष है और क्रमागत 6 महीने है, बीच में एक भी छूटा हुआ नहीं है, क्रमागत है। तो यहाँ पे K है एक बीच में छूटा हुआ है, कौन सा छूटा हुआ है, तो वो सितंबर और यहाँ पे नवंबर, तो 1 अक्टूबर छूटा हुआ है, तो बीच में एक भी छूटा हुआ नहीं है, ये इसमें बोला गया है 6 क्रमागत होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका K है वो किस में जाएगा, फिर K अक्टूबर में जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे चलो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। देखो अभी 20 नंबर क्वेश्चन है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही रहेगा। इसका उपयोग है वो मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, एकदम सही है। जो धारावाही परिनालिका होती है उसका उपयोग जो लोहे के टुकड़े होते हैं, अगर उसमें अगर हम क्या कर दें, करंट प्रवाहित कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। तो इसका उपयोग है वो मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, एकदम सही है। और यह छड़ चुंबक की भांति कार्य करता है, यह भी एकदम सही है। धारावाही परिनालिका होती है वो छड़ चुंबक की भांति कार्य करती है। और ये क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वर्त होती है, क्षेत्र रेखाएं हैं वो सकेंद्रित वर्त नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें है वो 1 और 2 यानी दोनों सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों कथन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है 21 नंबर क्वेश्चन है, 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी थी, तो ये हो जाएगा CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय,
या फिर अपन इसको बोल सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसकी स्थापना है वो 1951 में की गई थी। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसकी हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में हो जाएगा इसका हेड क्वार्टर, ठीक है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है ये राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा है वो नोडल डेटा जारी करती है नोडल एजेंसी से, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले प्रारंभ। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी, तो वो राजस्थान में लागू की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट के पास में यहाँ पे ये करंट अफेयर का आ गया अभी क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर का अपने कोई काम आने वाला नहीं है अभी अब, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति है ए बी सी डी और ई और एफ एक वर्ताकार मेज के विपरीत केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये लीजिएगा 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में ये डी है और ये ए है। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ है वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। एफ है ना वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, एक बार इसको छोड़ो। ई है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है और ई है वो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई है ना वो ए के बाईं ओर, तो ए का बायां ये हो जाएगा और बाईं ओर दूसरे स्थान पर है कौन, ई। अब यहाँ पे पहले वाले पे आओ। ई है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है तो एफ का दायां ये हो जाएगा, पहला और दूसरा ई है। ई है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब इस पे आओ। एफ है वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। एफ है ना वो सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। बच गया एक, कौन सा बचा है, तो वो बच गया आपका यहाँ पे बी बच गया, तो बी आ जाएगा। तो इसने पूछा क्या है, तो ए के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो ए का दायां ठीक बगल डी है, ये डी आ जाएगा भाई। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते भी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है और 25 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है भी, ठीक है। अब इसमें देखो भी क्या होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 0.6 प्लस में ब्रैकेट, अब इसको मैं यहाँ से निकालूंगा, रूट से निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट है। अब इसको मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 144 12 की स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे 0.12 आ जाएगा, मेरे पास 0.12 आ जाएगा। उसके बाद में प्लस है 0.04 है और भाग में क्या है 0.05 है, तो एक के बाद में पॉइंट है यानी 0.4 बट्टा 0.5 है, तो एक के बाद में ऊपर है और एक के बाद में नीचे है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसका ले लो आप एलसीएम, इसका एलसीएम लोगे इतने का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 5 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 12 के स्थान पर 12 के नीचे 1 मानूंगा तो 12 5 60, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 0.6 प्लस में आपके पास में 4 है, ठीक है। अब इसको ऐड करो, ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे माइनस है और 0.9 है, ठीक है, और इधर प्लस में 0.6 है। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में 4.6 बटा 5। अब ये माइनस है, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगी ये वैल्यू, और अपने पास में है 0.9 है। अब इसका फिर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। अब इसका फिर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम अपने पास में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 5 एलसीएम आएगा, 9 के नीचे 1 मानूंगा तो 9 5 45, 4.5 आ जाएगा और माइनस में 4.6 आ जाएगा, ठीक है। और इधर अपने पास में ये क्या चल रहा है, ये ब्रैकेट चल रहा है यहाँ पे और ये 0.6 चल रहा है। अब इसको क्या करेंगे अपन, यहाँ से इधर वाली साइड में मैं लिख देता हूँ। अब इसको घटाएंगे तो अपने पास में माइनस का 0.1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0.6 और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस का ही निशान आएगा, माइनस का 0.1 बटा 5 आ रहा है अपने पास में। अब देखो भी 5 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 5 एलसीएम आ गया तो इसके नीचे 1 मानूंगा तो 5 6 30, तो अपने पास में 3 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में 0.1 आ गया।
अब 3 में से 0.1 घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास में 2.9 आ जाएगा, 2.9/5 आ जाएगा। तो अब इसमें डिवाइड करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग, यानी पॉइंट लगेगा पहले, और 5 5 25 होते हैं, बच गया 4, बच गया 5 5 25, बच गया 4, 40, 5 8 40, तो 0.58 आ जाएगा। तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसका। इट्स ओके, चीज़ें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से इसको देख लें भी वीडियो को, ठीक है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लगभग 99 पेपर हुए हैं आपके ग्रुप डी के, तो वो सारे के सारे अपन प्रत्येक क्लासों में समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आगे देखो भी इसने क्या बोला है, भी राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। अब उत्तर की ओर 200 मीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 200 मीटर चला है। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब ये क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। अब कितना चला है, 300 मीटर चलता है। और फिर क्या करता है, ये दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो किस साइड में मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर मुड़ेगा भाई, ऊपर मुड़ेगा तो ये 400 मीटर चलेगा। और फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ेगा इस साइड में, बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब राजन का मुख किस दिशा में है, तो ये ऊपर वाला उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, पश्चिम साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, ये देखिएगा 8:45 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, भी बजे को क्या करो आप 30 से मल्टीपल करो और माइनस कर दो किससे, मिनट को आप किससे मल्टीपल करो, तो 11/2 से, ठीक है। अब बजे को 30 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 240, माइनस अब इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। अब 22.5 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 11 5 55, बच गए अपने पास में 5, 11 2 22, 22 और 5 27, 2, 11 2 22, 22 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 24, तो 247.5। अब 240 में से 247.5 आएगा तो लगभग में आपको पूछा है कितना मान आएगा, तो 247 में से 240 घटाओगे तो 7.5 आ जाएगा। तो लगभग में 7 डिग्री है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, एड्स। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एड्स होता है वो वायरस जनित रोग है भाई, वायरस जनित रोग है जो कि HIV से होता है, ठीक है। तो एड्स है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा एड्स का पूरा नाम। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, यदि समीकरण ax² प्लस में b बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो निम्न में से कौन सा सत्य है। अब यहाँ पे कंडीशन होती है, अभी जब मूल बराबर होते हैं तो ये क्या होता है, b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0, ये कंडीशन होती है, ये 0 के बराबर होते हैं तभी इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो b² - 4ac बराबर 0, तो b की वैल्यू अपने पास में क्या है, 1 है, तो 1 की स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस अपने पास में 4 फॉर्मूले का है, a का मान यहाँ पे क्या है, a है, a का मान यहाँ पे क्या है, a है, तो ये a रख दिया, और c का मान यहाँ पे क्या है, b है, तो ये मैंने b रख दिया। अब एक बराबर क्या आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 4ab आ जाएगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, ab का मान निकालना है, तो ab का मान निकालना है, ये यहाँ पे 4 क्या है, गुना में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ ab बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे जो 3 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में 30 नंबर क्वेश्चन है, वो है विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वें और नीचे से 45वां स्थान मिला है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो दोनों ओर के स्थान को जोड़कर -1 कर दो, तो 45 में 18 जोड़ो, 8 और 5 13, 1
4 और एक 5 और एक 6 और माइनस कर दो 1 तो कितना आ जाएगा 62 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ओर के स्थान को जोड़ दो और माइनस कर दो 1। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके पास में आता है ये वाला पोर्शन आता है और इसमें आपको क्या करना है, निकटतम ही मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मल्टीपल करके निकटतम आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो ये तो सरल सा ही है, अभी आप मल्टीपल कर सकते हैं इसका। ठीक है, 25.19 इंटू 3 इसका मल्टीपल करोगे और प्लस कर दोगे 4.41 को और माइनस कर दोगे 0.9 को। अब इसमें देखिएगा अगर हम 25.19 को 3 से मल्टीपल करते हैं, 25.19 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो अपने पास में 79.98 आ जाता है। और इसमें 25.19 इंटू 3 मल्टीपल करते हैं तो ये 75.57 आता है अपने पास में, 75.57। अब इसमें 4.41 जोड़ेंगे तो ये 79.98 हो जाएगा। अब इसमें 0.9 को घटा देंगे तो ये 79.08 आ जाएगा। अब ये 79.08 है वो किसके निकटतम है, तो ये 78 के निकटतम है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकटतम मान इसका निकालना है। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक वर्ष पूर्व सांकेत और तिलक की आयु का क्रम से अनुपात है वो 5:6 है और 4 वर्ष बाद यह अनुपात है वो 6:7 हो जाएगा। तो सांकेत की आयु, वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो ये सांकेत हो गया और ये टी से तिलक हो गया। ठीक है, ये 5.6 है, ये कब की है, तो ये 1 वर्ष पहले की है, 1 वर्ष पहले की है। और उसके बाद में इसने बोला है भी 4 वर्ष के बाद में ये कितना हो जाता है, तो ये 6:7 हो जाता है। तो ये कब की है, तो ये 4 वर्ष बाद की है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे अनुसार दोनों का अंतर कितना है, हमारे अनुसार दोनों का अंतर है वो 1 आ रहा है। दोनों का यहाँ पे देखिएगा ये 6 है और ये क्या है 7 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो ये तो 1 साल पहले की है और ये 4 साल बाद की है। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो 1 साल पहले की थी और ये 4 साल बाद की है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 5 हो गया। तो 1 बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, सांकेत की वर्तमान आयु, सांकेत की वर्तमान आयु। अब इसको 5 से मल्टीपल कर दोगे तो ये हो गया 25। ये 25 क्या आया है, ये 1 साल पहले की आयु आई है। अब इसको वर्तमान बनाने के लिए इसमें 1 और ऐड कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 26। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कथन और निष्कर्ष वाला ही है। इसमें बोला गया है कोई कंप्यूटर मार्कर नहीं है। तो कोई कंप्यूटर है वो मार्कर नहीं है। तो ये सी से कंप्यूटर और एम से मार्कर, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। और सभी इरेजर है वो मार्कर है, सारे के सारे इरेजर किस में आ जाएंगे, सारे के सारे इरेजर मार्कर में आ जाएंगे। और सभी पेन है वो क्या है, इरेजर है। तो इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा अभी। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे ये तो मार्कर वाला आ गया, ये क्या है मार्कर है, और ये इरेजर वाला आ गया। ठीक है, यानी सभी इरेजर है वो मार्कर है और सभी पेन है वो इरेजर है, सारे के सारे पेन है वो भी किस में आएंगे, इरेजर में आएंगे। इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। और ये एम यानी मार्कर है वो कंप्यूटर को काट नहीं सकता। अब देखिएगा आगे क्या है, कोई पेन कंप्यूटर नहीं है, कोई पेन है वो कंप्यूटर नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, अगला देखो भी नेक्स्ट है, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, कुछ इरेजर है वो क्या है, कंप्यूटर है। तो यहाँ पे कोई मार्कर कंप्यूटर नहीं हो सकता, तो इरेजर कंप्यूटर कहाँ से होगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो एकदम सही हो जाएगा, फर्स्ट निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास में है न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व आपको बताना है। तो पहला तत्व तो था हाइड्रोजन, पहला तत्व कौन सा था, हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम था। अगर आपसे पूछ ले भी न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो कहाँ तक चला था, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक चला था, तो कैल्शियम तक चला था। भी न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक चला था, और न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो भी 34 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण आपको बतानी है, इसमें से द्विघात समीकरण कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है। अब इसमें देखिएगा यहाँ पे द्विघात समीकरण जिसमें जिस चर की जो घात है वो 2 होती है, जैसे ये है
ये क्या है, द्विघात समीकरण है, और ये त्रिघात समीकरण है, यानी चर की घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होती है। तो इसमें तो किसी की घात है वो 2 में नहीं आ रही है, एक रैखिक समीकरण है, तो ये नहीं हो सकती। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो चर की पावर है वो 2 आ रही है, तो ये हो सकती है अभी, ठीक है। और इसमें देखो भी, इसमें त्रिघात समीकरण है ये, ठीक है, इसमें चर की पावर है वो 3 भी है, तो यहाँ पे ये त्रिघात समीकरण के अंतर्गत आ जाएगी, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, ये इसकी पावर है वो 1/2 है, इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। जब इसकी पावर 1/2 है, ये हटाएंगे तो ये इसके ऊपर रूट लग जाएगा, अभी 1 प्लस इसके ऊपर रूट लग जाएगा 1/√1+3, तो ये भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक नंबर, जो बी नंबर ऑप्शन है ना, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, इसमें चर की पावर है वो क्या है, 2 है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर में दे रखा है बी नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो वो जीवाणु और कवक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास में है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य एक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये दर्पण पे क्या होता है, अभिलंब होता है मुख्य एक्स। जैसे कि ये कोई दर्पण है और इसके ऊपर क्या है, ये मुख्य एक्स आ रहा है, तो ये क्या है, एक दर्पण पे अभिलंब होता है, एकदम से ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य एक्स पर स्थित होता है। आपतन बिंदु वो बिंदु होता है जहां से किरणें आ रही है, जहां से किरणें आ रही है, तो वो किरणें कहीं से भी आ सकती है, अभी मुख्य एक्स का जरूरी थोड़ी ना वो किरणें आ रही है वो मुख्य एक्स पे ही हो। तो आपतन बिंदु मुख्य एक्स पर नहीं होता है, ये गलत है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य एक्स पे होता है, यहाँ जी मुख्य एक्स है जो जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, मुख्य फोकस पे ही होता है वो। मुख्य फोकस है वो मुख्य एक्स के ऊपर ही होता है, और इसी पे वक्रता केंद्र होता है, सी से डिनोट किया जाता है। तो पहला और तीसरा है, ये दोनों क्या है, सही है, सत्य कथन हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी घन के एक फलक का परिमाप है वो 24 है। कोई घन है, इसके एक फलक का परिमाप आपको 24 दे रखा है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है x3। अब घन का प्रत्येक भुजा होती है वो समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक फलक है, ये इस प्रकार से एक फलक है, इसका आपको परिमाप 24 दे रखा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी भुजा आ जाएगी, यानी 6 भुजा आ गई। अब 6 की क्यूब करोगे तो 216 हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, ये रहा, रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 200 मीटर जाता है, वो उत्तर में 200 मीटर जाता है, फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है और 300 मीटर जाता है, 300 मीटर चला गया, उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। तो अब ये 400 मीटर चलेगा, यहाँ से 400 मीटर चला गया, और फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, तो ये 300 मीटर चलता है, इसके सीध में ही आ गया। और रमन आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो 200 तो ये चला यहाँ पे, और 400 ये चला, 200 और 400 600, यानी 600 मीटर की दूरी पे अभी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर के अंदर चेंज करना है, तो 36 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। अगर 36 है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये हो गया 0.36 मीटर, 0.36 मीटर। अब आपको पता है भी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो अब इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो इसको क्या कर दोगे, 1000 से क्या कर दोगे डिवाइड, इसको 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो 0.36 अपॉन में क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे। तो आपके पास में 3 जीरो के बाद में, यानी 2 के पहले ही है, और 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा 0.00036 किलोमीटर। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये आपका करंट अफेयर का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद नहीं करना अपने को। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन वाचक यानी सीरीज का है, और प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है क्या आएगा। 55 है, 55 से 104 है, फिर 140 है, फिर 165 है।
55 यानी 104 और 55 का आपको क्या करना है, डिफरेंट निकालना है, अंतर निकालना है, कितने का अंतर है। 14 में से 5 गया 9 बच गया, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 5 गया 4 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 49 का अंतर आया अभी। अब 140 में से 104 में से 140 में से 104 निकालेंगे तो ये 40 में से 4 जाएंगे तो कितने बच गया 36 बच गया। और ये 49 36 अब की बार 25 आना चाहिए, और 25 आएगा तो यहाँ पे 105 और 25 आ गया। अब की बार कितना आएगा 16 का डिफरेंट आएगा, क्योंकि ये 7 की स्क्वायर, ये 6 की स्क्वायर, और ये 5 की स्क्वायर, और ये 4 की स्क्वायर। तो अब की बार 165 में 16 ऐड कर दो, 6 5 11, और 6 और 1 7, और 1 8, और 1 181 आ जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने भी देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये गलत है। देशांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है, लेकिन अक्षांश रेखाएं है ना, वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर और अक्षांश के बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना था। तो इसमें बोला है भी देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, देशांतर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती है, इसने बोला नहीं कर सकती, तो ये गलत हो जाएगा। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर रेखा को संदर्भित करते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती है, वो कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये भी सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखो, आगे 44 नंबर क्वेश्चन है, और 44 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना है। देखो पहली शर्त क्या दे रखी है, यदि दूसरा घटक एक विषम है। देखो दूसरा घटक विषम है क्या, हाँ जी विषम है, प्रश्न में देखना है। दूसरा घटक विषम है और अंतिम घटक एक सम है, अंतिम एक सम है क्या, हाँ जी सम है। तो पहली कंडीशन इसमें लग रही है। तो इन दोनों यानी दूसरा और अंतिम घटक के कूटों को आपस में चेंज करना है। अब अगली शर्त देखो भी, यदि तीसरा एक घटक सम है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं लग रहा। और यदि पांचवा घटक एक प्रतीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, हाँ जी पांचवा घटक एक प्रतीक है, और छठा घटक भी एक प्रतीक है, छठा घटक प्रतीक नहीं है, तो ये भी नहीं लग रहा। पहली कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। अब देखो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसमें बोला है भी लास्ट और पहले का आपस में चेंज करना है कूट। यानी 8 को क्या लिख रहा है, ये 8 को ए लिख रहा है, ठीक है, और 7 को क्या लिखेगा, एस लिखेगा, और 5 को क्या लिखेगा, डी, प्रतिशत को क्या लिखेगा, यू, और इस एंड को क्या लिखेगा, टी लिखेगा, और 4 को क्या लिखेगा, एल लिखेगा, प्रतिशत को क्या लिखेगा, यू, और यहाँ पे अब लास्ट में ई वाला लिखना है, ई को क्या लिखेगा, तो एम लिखेगा। तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका, तो ये ऑप्शन नंबर आपका देख लो, MADUTLUS। तो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ी कर दी भाई, यहाँ पे हमने ई को क्या लिखेगा, एम लिखेगा, ई को एम लिखेगा। इसने क्या बोला है भी इन दोनों को, अच्छा दूसरा और अंतिम को चेंज करना है भी, दूसरे और अंतिम का ही चेंज करना है। अपन ने दूसरा और अंतिम का चेंज करोगे ना, तो यहाँ पे 7 का तो आपका आ जाएगा, 7 को क्या लिख रहा है, ये 7 को लिख रहा है अश, ठीक है, ई को क्या लिख रहा है, ये ई को एम लिखेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 को क्या लिख रहा है फिर ए, दूसरे और इसको चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद में 5 को क्या लिख रहा है, डी। दोबारा से देखो भाई, दोबारा से इसको करेंगे अपन। अब देखिएगा दूसरा घटक और अंतिम का चेंज करना है। अब यहाँ पे ई है, ई को क्या लिखेगा, एम लिखेगा, ई को एम लिख दिया, और 8 को क्या लिखेगा, ए लिखेगा, तो यहाँ पे ए आएगा भी, ठीक है। और 5 को क्या लिखेगा, 5 को लिखेगा डी, और परसेंटेज को क्या लिखेगा, यू, और एंड को क्या लिखेगा, टी लिखेगा। उसके बाद में 4 को क्या लिखेगा, एल लिखेगा, और प्रतिशत को यू लिखेगा। अब की बार यहाँ पे लास्ट में 2 नंबर का लिखना है, 7 नंबर को क्या लिखेगा, ये एस लिखेगा। तो इस प्रकार से दूसरे और अंतिम का ही चेंज करना था, ठीक है। तो ये एकदम सही हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा आपका। अगला देखो भी 45 नंबर क्वेश्चन है,
कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो वो किया जाता है औषधियों और विषों का निरामिषीकरण। ये अब SER क्या होता है? यकृत SER और एक होता है RER होता है। यानी ये RER का मतलब हो गया भी अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो होती है सॉफ्ट जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते, वो होती है सॉफ्ट, मुलायम होती है। और जो खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम पाए जाते हैं, वो क्या होती है? RER होती है। और जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते वो होती है SER। तो ये यकृत कोशिकाओं में SER जो जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते वो अंतःपर्दवी जालिका का मुख्य कार्य होता है औषधियों और विषों का निरामिषीकरण। अगर ये नहीं दिया गया होता तो आपका ये होता है लिपिड का संश्लेषण, यानी जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है वो लिपिड का संश्लेषण करती है, और जिस पे राइबोसोम पाया जाता है वो किसका? प्रोटीन का। जिस पे राइबोसोम पाए जाते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करती है, और जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता वो लिपिड का संश्लेषण करती है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है औषधियों और विषों का निरामिषीकरण। औषधियों और जो विष यानी जहर होता है उसका निरामिषीकरण करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादा प्रायिकता है वो इसको दोगे। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखो। 46 नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो जो स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग यानी विभक्त वलय होता है, ये क्या करता है? प्रवाहित धारा उसमें जो प्रवाहित धारा है उसकी दिशा को पलट देता है, जिससे क्या है? धारा है वो कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तो विभक्त वलय इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में है बल्ब के फिलामेंट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसको क्या करते हैं? अत्यंत पतला बनाते हैं और लंबा बनाते हैं। ठीक है भी, तो उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसको पतला और लंबा बनाते हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। साइन थीटा और कोट थीटा के पदों साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, जहां पे थीटा एक क्या है? न्यून कोण होता है। अब देखिएगा तीसरी सर्वसमीका होती है हमारे पास में कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। बट अपन जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/साइन थीटा होता है। तो कोसेक थीटा की जगह अपन ये साइन थीटा यूज कर लेंगे, 1/साइन थीटा। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ये आइडेंटिटी हैं, सर्वसमीका हैं। तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमने इसकी जगह लिख दिया 1/साइन थीटा, और कोसेक की स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। अब मैं इसको संख्या को पलट लेता हूँ, व्युत्क्रम कर लेता हूँ इसका, तो ये बन जाता है 1/1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर ऑप्शन इसमें फिल हो जाएगा। अब चलते हैं भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने भी, यदि संख्या 42, 51, 45 और 63 ये संख्या है, इसके प्रत्येक विषम में आपको क्या करना है? विषम में +3 करने हैं और सम में -1 करना है। ठीक है, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर आपको बताना है। तो विषम आए वहाँ पे तो +3 करना है और सम आए वहाँ पे -1 करना है। तो 3 और 1, 5 में से 3 जोड़ोगे तो 8, और यहाँ पे 1 में 3 जोड़ोगे तो 4, और 4 में 1 घटा दोगे तो 3, 5 में 3 जोड़ दोगे तो 8, और यहाँ पे 6 में 1 घटा दोगे तो आ जाएगा 5, और 3 में 3 जोड़ दोगे 6। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या है वो 8 है। अब 8 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो ओ ए आपको दिया गया है x+3 है, ओ बी आपको दिया गया है y+2, ओ सी बराबर दिया गया है 2x+y और ओ डी बराबर दिया गया है y। तो x का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो ये है वो समान होते हैं भी, ठीक है ना, ये एक दूसरे को समान लंबाई पे प्रतिच्छेदित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डी ओ जो विकर्ण है वो बराबर होगा ओ बी के, ठीक है। और इसी प्रकार से ए ओ है ये बराबर हो जाएगा ओ सी के, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो समान लंबाई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3y बराबर क्या हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा y+2, 3y बराबर y+2 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसको अगर मैं देखूं तो x+3 बराबर हो जाएगा 2x+y। अब आपको क्या है, y का मान ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है तो y की वैल्यू निकाल लो आप। y की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, ये y बराबर, अगर ये y है वो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, 2y बराबर 2 आ जाएगा। और y बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा 1। अब y की वैल्यू है वो आप यहाँ पे रख दो, y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा x+3 बराबर में 2x+1। अब ये 2x है, ये 2x दूसरी साइड में जाएगा बराबर से, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x बचेगा। और यहाँ पे ये 3 है, ये दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बराबर में माइनस का 2 बचेगा। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x का मान आपके पास में यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल भी बढ़ेगा। यानी जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना तो उसका नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है और नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो भी बढ़ता है। इसीलिए लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक, इसीलिए लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा तब संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच जो आकर्षण बल है वो भी बढ़ेगा और तब लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक उसकी जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे देखो भी, नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 40 डिग्री है और कोण B है वो 70 डिग्री है, तो बहिष्कोण A का माप ज्ञात करो। जैसे कोई त्रिभुज है, ये A B और C, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। यहाँ पे इसका मान आपको दिया गया है A का, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये कितना है 70 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसने बोला है भी बहिष्कोण A की माप आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इसमें देखिएगा, ये यहाँ पे ये एक सरल रेखा है, ठीक है, और इस सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण है। ये टोटल है ना, ये टोटल कितना डिग्री का कोण है, ये 180 डिग्री का कोण है। और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर भी 180 डिग्री का कोण है, टोटल 180 डिग्री का कोण है। उसमें से ये वाला कोण 40 डिग्री का है, तो ये वाला कोण आप 40 माइनस कर दो, तो ये इसका जो बहिष्कोण है, यानी इसको मैं आगे बढ़ाऊं, ये वाला इसका जो कोण है ना, ये वाला कोण है बहिष्कोण, ये वाला कोण होता है, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास में 140 डिग्री। तो यानी ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। इट्स ओके, चीजें क्लियरली समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो प्रकाश की एक बारीक किरण है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है, भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो, अभी नेक्स्ट आपके पास में 54 नंबर क्वेश्चन है, वो है व्हाट पेयर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिवेंट द एयर पास फ्रॉम द गोल पासिंग।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है भी जब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें सांस यानी श्वसन जो अपन अंदर लेते हैं उसको पिचकने से कौन रोकता है? जो श्वास नली है, श्वास नली है, उस श्वास नली को पिचकने से कौन रोकता है? तो श्वास नली में सी आकार के रिंग टाइप के जो कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो उसको पिचकने से रोकते हैं भी। तो यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज यानी जो सी आकार के होते हैं और ये अपने सांस नली में पाए जाते हैं और ये जब हम सांस लेते हैं तो उसको पिचकने से रोकते हैं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया है, शायद आपको दिखाई दे जाए, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब देखो ये वाला डायग्राम है और इस डायग्राम में यहाँ पे लिखा गया है ए, ये ए दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है, यहाँ पे सी दिया गया है, यहाँ पे डी दिया गया है और यहाँ पे ई दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है भी यहाँ पे क्या क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या आएगा, अब देखो ये जो ए है ना इसे बोलते हैं ऊपरी अधिचरम, ये ए है इसे बोलते हैं ऊपरी अधिचरम, और ये जो बी है इसे बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा होती है। और सी होता है ये रक्षक कोशिकाएं होती है, सी क्या है, ये रक्षक कोशिकाएं होती है। और डी होता है ये वायु अवकाश होता है, वायु अवकाश होता है, ये जो रिक्त स्थान होता है ना इसे वायु अवकाश बोलते हैं। और ई होता है ना वो हरित लवक होता है, ई है वो हरित लवक होता है। इसका नामांकित चित्र करना था अभी, ठीक है, जो चित्र है उसका नाम लिखना था। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास में है यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य 2500 है, कोई वस्तु उसका क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य है वो 2375 रुपये है, तो हानि प्रतिशत आपको बताना है कितना हुआ है। तो 125 रुपये की हानि हो गई भी, यानी 2500 में खरीदा था और 2375 में बेच दिया, तो 125 की हानि होगी। कितने किस पे हुई है हानि, किस पे होती है हानि? और लाभ दोनों ही क्रय मूल्य पे होते हैं। और प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 25 से कम 25 और 25 पांजे 125 होते हैं, तो 5% की अपने पास में क्या आ गई, हानि आ गई। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर। आगे देखो भी अगला है, ये नाम दिया गया है और इस नाम में आपको बताना है भी आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो। तो आपको सबसे सरल तरीका मैं बताता हूं इसका। सबसे सरल तरीका इसका ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग कर लो आप, 4 फिर 1, यू आता है 21 पे, जी आता है 7 पे और एच आता है 8 पे, टी आता है 20 पे और ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ही अक्षर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो डी से यहाँ से शुरू करना है, 4 काउंटिंग करनी है, 4 5 6 और 7, यानी 7 आ गया, 4 और 7 एक इसका युग्म बन गया, 4 5 6 7 और 8 और एक 4 और 8 का भी युग्म बन रहा है, ठीक है। और 8 9 10 और 11 आगे कोई युग्म नहीं बन रहा। उसके बाद में 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कोई युग्म नहीं बन रहा। 21 से सारी संख्याएं छोटी है तो 21 का बनेगा ही नहीं। 7 और 8 एक 7 और 8 का बन गया और 9 10 और 11 आगे भी नहीं बना। 8 से शुरू करते हैं, 8 9 10 और 11 इसका भी नहीं बनेगा। 20 से आगे सारी संख्याएं छोटी है तो इसका भी नहीं बनेगा। 5 और 6 इसका भी नहीं बना। अब वापस इधर अब दाएं से शुरू करते हैं बाईं ओर। तो यहाँ पे देखिएगा 18 19 और 20, तो एक 18 और 20 का बन गया युग्म। 21 22 23 24 और 25 आगे नहीं बन रहा। अब 5 से शुरू करते हैं, 5 6 7 8 9 10 और 11 आगे नहीं बन रहा। 20 से शुरू करते हैं, 20 21 22 23 24 25 ये भी नहीं बन रहा। 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 7 से शुरू करते हैं, 7 8 9 और 10 ये भी नहीं बन रहा। 21 से शुरू करते हैं, 21 22 21 से सारी संख्याएं छोटी है तो इसका बनेगा ही नहीं। 1 से शुरू करते हैं, 1 और 2 नहीं बना। तो कितने युग्म हो गए, 2 और 2 4, तो 4 युग्म बन गए, यानी
4 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे सरल तरीका है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत आपको 41 है। पहली 5 संख्याओं का औसत यानी 11 संख्याएं हैं, उसका औसत 41 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 एकम 11 और 11 चौके 44 और 1 45 यानी 451 हो जाएगा, ठीक है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है? पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, 18 5 90, और अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना है? अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो 4 5 20, 2 और 30 और 2 32, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 410। कितना हो जाएगा? 410। अब इसमें बोला क्या है? इसमें बोला है भी छठी संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 संख्याओं का 5 और 5 कितने हो गए? 10 संख्या हो गई। अब इन दोनों का यानी इन 10 संख्याओं का औसत जोड़ करके और इस 11 में से अगर अपन घटा दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा? छठी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे 90 और 120 320 कितना होता है? 410 होता है। अब 410 में 451 में से 410 को आप निकाल दो, ये 10 संख्याएं हैं अपने पास में और ये 11 संख्याएं हैं, जो एक संख्या बची हुई है वही छठी संख्या है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 41 आ जाएगा। तो जो छठी संख्या है वो क्या है? 41 आपकी राइट आंसर हो जाएगी। आगे देखो भाई, 59 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ये आपका भारत सरकार द्वारा वर्ष कब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो वो 2021 में किया गया था अभी, ठीक है। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने भी, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातुएं हैं। इन धातुओं को क्रम से 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर के तैयार किया गया। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघाल करके एक तीसरी मिश्र धातु जड बनाते हैं तो जड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? अब देखो 5:2 है और एक है 5:7। अब इसकी जो मात्रा है वो समान होनी चाहिए भी। अब देखिए 5:2 इसकी मात्रा कितनी है? तो 7 है, और 5:12 इसकी मात्रा कितनी है? 5:7 इसकी मात्रा 12 है। अब इसकी मात्रा समान करनी है आपको, क्योंकि इसने क्या बोला है? समान मात्रा में मिलाता है, ये समान मात्राओं में पिघालकर उसको क्या तीसरी में चेंज करता है। तो समान मात्रा में करने के लिए इसको 12 से मल्टीपल कर दो और इसको 7 से मल्टीपल कर दो। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 से करोगे तो 12 5 60 और 12 2 24, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 7 से करोगे 7 5 35 और 7 7 49। अब यहाँ पे ये तो है सोने का और ये है प्लेटिनम का, ठीक है भाई। ये सोने का और ये प्लेटिनम का, ये सोने का और ये प्लेटिनम का। सोने को जोड़ दो 35 और ये 49। अब इसको ऐड कर दो, 5 और 6 और 3 9, और ये जो 9 और 4 11 और 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 4 और 2 6 और 1 7, तो ये 95:73 आ जाएगा। 95:73 आ जाएगा। हमने समान क्यों किया? क्योंकि इसमें बोला गया है मिश्र धातु की समान मात्राओं में पिघाल करके तीसरी एक बनाई जाती है, तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो हमने इसकी मात्रा इस प्रकार से समान की है, ठीक है। आगे देखो भी 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन वो करंट अफेयर का है भी। 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो ये 22 भाषाओं में प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो भी। नेक्स्ट होता है 62 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा में रूपांतरण, ये कहलाता है क्रेब्बस चक्कर। क्रेब्बस चक्कर में होता है ये। और क्रेब्बस चक्कर है वो कहाँ पे होता है? तो क्रेब्बस चक्कर है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पाइरूवेट के एथेनॉल में परिवर्तन, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ये, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ग्लूकोज के पाइरूवेट में रूपांतरण होता है, ये भी अनोक्षी श्वसन है, इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण है, ये भी, इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इसने पूछा भी कौन सी श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत होती है? तो ये
आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण होता है, उस समय हमें क्या है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये जो क्रिया होती है वो उसे क्रेबस चक्र बोलते हैं, और क्रेबस चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट है आपके सामने 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 2 मीटर है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी 200 सेंटीमीटर एक घनाकार पानी की टंकी है। अब इसके घनाकार पानी के टंकी का अपन क्या कर लें, आयतन निकाल लें। आयतन निकाल लें तो अपने को धारिता पता लग जाएगा। आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 और 6 जीरो आगे, 6 जीरो आ गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ताकार इनलेट है, यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पे ये एक बेलन बन जाएगा। अभी इस प्रकार से एक कोई पाइप लगा हुआ है उसमें, ठीक है, और उसमें 2 मीटर पर सेकंड की गति से वो क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की गति से उसमें पानी आ रहा है। तो ये इसका मैं जो 2 मीटर पर सेकंड है इसको मैं क्या मान लूँ, ऊंचाई मान लूँ, तो इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो ये 200 हो जाएगा। अभी 2 मीटर है तो 200 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। और इसकी जो त्रिज्या दी गई है आपको 3.5 सेंटीमीटर है तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब एक जो आपके सामने यहाँ पे बेलन बन गया। अब बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कितनी है आपके पास में, 200 है, 200 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे क्या लगा दो, 0 और 0 लगा दो। 7 एकम 7, 7 पांजे 35। अब 2 से ये 2 कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, उसके बाद में 22 पांजे कितने होते हैं, 110 होता है 22 पांजा, और 35 दुए 70। अब इसको 70, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 2 0 11 7 77। ठीक है, अब ये क्या है, ये पानी एक प्रकार से पानी आ गया। अभी 1 सेकंड में पानी इतना डल रहा है, 7700 लीटर पानी 1 सेकंड में डल रहा है, अपने को डालना है इतना। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 80 लाख में 77,000 का आप भाग दे दो, 7700 का आप भाग दे दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 17.3 मिनट आ जाएगा, 17.3 मिनट आ जाएगा। इसको आप काट लेना, भी काटोगे तो ये इतना ही आएगा, 17.3 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास में है 64 नंबर क्वेश्चन, और वो बोल रहा है पेरियार नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है। तो ये केरल में बहती है, पेरियार नदी है वो केरल में बहती है, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे ओम का नियम पूछा है। भी ओम का नियम के सही गणितीय रूप को आपको निरूपित करना है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, ये ओम का नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप R का फॉर्मूला निकालना चाहो तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में I हो जाएगा, V अपॉन में क्या आ जाएगा, I। ठीक है, और I का फॉर्मूला अगर आप निकालना चाहो तो V अपॉन में क्या आ जाएगा, R। तो ये याद रखना, ओम का लॉ होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। V यहाँ पे क्या है, वोल्ट होता है, विभवांतर होता है, I एम्पियर होता है, और R यहाँ पे क्या आता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भी, 66 नंबर क्वेश्चन में है, ये देखिएगा 16, यदि 16, 18, 39 और x समानुपात में है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 6 दोनों समानुपात में कब होंगे, ये 18 यहाँ पे समानुपात का निशान लगेगा, 39 और x ये होता है ये। तो यहाँ पे x का मान निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर अंदर की गुना होती है और बाहर बाहर वालों की गुना होती है। तो ये 18 गुना 39 बराबर क्या होता है, 6x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 6 यहाँ पे गुना में दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या भाग में चला जाएगा, 6 कम 6 6 3 18, और 39 3 कितने होते हैं, तो 117 होते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह प्रक्रिया
जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है वो क्या कहलाती है? अतःस्यंदन बोल दो या फिर निस्यंदन भी आप बोल सकते हैं। निस्यंदन विधि भी होती है और अतःस्यंदन विधि होती है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 68 नंबर क्वेश्चन, और वो ये बोलता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं, यानी ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हुए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है भी यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत है वो 1 लाख रुपए है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य पर कितना रखा जाना चाहिए? एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो? तो यहाँ पे आपको एक दिया गया है, ये देखो भी, उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत का मतलब हो गया डायरेक्ट लेबर 24% का मान आपको कितना दिया गया है? 1 लाख रुपए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक 100% का मान निकाल लो, आप 100% का मान निकालोगे तो यहाँ पे 1 लाख रुपए बटा 24 इंटू आ जाएगा 100, ये किसका आ गया? ये 100% का मान आ गया। अभी जब इसमें क्रय मूल्य आपने देखा होगा, अभी मैंने एक वस्तु खरीदी 90 रुपये में, इसमें 10 रुपये किराया लग गया, उसमें 10 रुपये की इसको साफ करवाया तब लग गया, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होता है? टोटल क्रय मूल्य 110 रुपये लग गया। तो वही सिस्टम यहाँ पे है, अपने को डायरेक्ट लेबर है, कॉस्ट है वो दे रखी है भी 1 लाख रुपए है, यानी 24% का मान आपको 1 लाख रुपए दे रखा है। उसके पास में ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आएगी, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा भी लगेगा और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ये भी लगेगी। तो इनका मान आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 24% का मान ये है, 100% की वैल्यू ये आ गई, यानी यहाँ पे इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 सिक्के 24 और यहाँ पे 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा कितना? 25 और 5 0, 1 2 3 4 और 5 अपॉन में क्या आ गया आपके पास में? 6 आ गया। अब ये क्या है? ये 500 कैलकुलेटर का निर्माण एक प्रकार से एक श्रम लागत आ गई, यानी क्रय मूल्य आ गया 500 कैलकुलेटर का। अब अपने को एक कैलकुलेटर का निकाल लो, एक कैलकुलेटर का निकालोगे तो इसको 500 से डिवाइड कर दो, 500 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से कम 5 और 5 5 ये 25, यानी 5000/6, 5000/6 ये अपने पास में एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य आ गया। अब आपको करना क्या है? 44% लाभ पे बेचना है इसको। ठीक है, 44% लाभ पे बेचोगे तो यहाँ पे आप, ये इसका क्रय मूल्य है, ये क्या है? इसका क्रय मूल्य है, तो यहाँ पे आप लिख देना, तो इसमें यानी 5000/6 इंटू क्या करोगे? 44% लाभ है तो 144 लिख देना, 144 अपॉन में 100, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और इसको आप काटोगे तो लगभग कितना आएगा? 1200 के करीब बना जाएगा, यानी 1199 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पे 1200 के करीब बना जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट ये आपका करंट अफेयर का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने को पढ़ना ही नहीं है करंट अफेयर वाला, ये भी फिर करंट अफेयर वाला आ गया अभी। ठीक है, करंट अफेयर वाला अपने को कोई काम ही नहीं आएगा भाई अभी। अब देखो भी, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन घोषणाएं करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो 352 है ये तो राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 है ये वित्तीय आपातकाल होता है, और 356 है ये राज्य में कोई आपातकाल लगाना है तो ये राज्य में आपातकाल का होता है, लेकिन 358 है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये नहीं होता। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और इसकी नेक्स्ट क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के नेक्स्ट वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो भी,
2015 से 2016 तक उत्पाद में हुई प्रतिशत वृद्धि 2015 ये है यानी 12.6 है, और 2016 है वो है 18.9। अब इसमें वृद्धि कितने की हुई है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो 12.6 इसमें से घटा लेते हैं 3, और ये आ गया आपका 6। तो ये टोटल वृद्धि हुई है 6.3 की, ठीक है। और कितने पे हुई है तो वो हुई है 12.6 पे, 12.6 पे वृद्धि हुई है, इंटू कर दो आप 100 से, यानी प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक पॉइंट के बाद में है, तो ये एक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, तो ये कट जाएगा आपका 7 से काट दो आप, 7 में 63 हो जाएगा, और ये 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 तो 8 56, 9 एकम 9, 9 2 18, और 2 एकम 2 50 2 100। तो यहाँ पे 50% की आ जाएगी। इसने बोला था भी 2015 से 2016 तक में हुई प्रतिशत वृद्धि, 2015 में इतनी थी 12.6, और 2016 में 18.9 थी, ठीक है। तो यहाँ पे वृद्धि हुई थी 6.3 की, तो हमने निकाल दिया। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। टिन और लेड का यूज है वो मिश्र धातु यानी फ्यूज तार बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो टिन और लेड का यूज किया जाता है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, यानी करंट वाले तार से जोड़ते हैं, एकदम सही है। यानी फ्यूज को है वो करंट वाले तार से जोड़ा जाता है, एकदम सही है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, नहीं भी उच्च नहीं होना चाहिए। अगर उच्च होगा तो आगे जो भी यंत्र लगे हुए हैं वो सारे के सारे जल जाएंगे, लेकिन आपका फ्यूज नहीं जलेगा। तो उसके लिए गलनांक है वो निम्न होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड है वो एकदम सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का योग आपको 430 दे रखा है, दो संख्याएं हैं उसका योग आपको 430 दे रखा है, इसका महत्व समावर्त 43 दे रखा है, निम्न में से कौन सा वह संख्या युग्म होगा। मैं यहाँ पे दो संख्याएं वो मान लेता हूँ x और y है, ठीक है, x और y है। अगर इसका जो HCF है वो 43 है, तो मैं वो संख्याएं क्या मान लूँ, 43x और क्या मान लूँ, 43y मान लूँ। 43x और 43y इन दोनों संख्याओं का योग आपको क्या दे रखा है, 430 दे रखा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 43 आ रहा है। तो यहाँ पे x प्लस में y अपने पास में बच गया, बराबर क्या हो गया, 430। अब 43 यहाँ पे गुना में है, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई बराबर अपने पास में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो सह अभाज्य संख्याएं, कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, दोनों का HCF 1 आना चाहिए, वो सह अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं देखो जिनका योग 10 हो और इनका HCF 1 आए, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस में 3 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। और एक आपके पास में आ जाएगी 9 प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 8 प्लस 3, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 है वो, ये इसका HCF 2 आ रहा है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास में दो ही कंडीशन ऐसी आई है, जो कि 7 प्लस 3 10 और 9 प्लस 1 10, तो ये दो ही ऑप्शन आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने पास में x का मान क्या आ गया, 7 आ गया, तो एक बार 43 को 7 से मल्टीपल करो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 21 2 और 7 चौके 28 और 2 कितने हो जाएंगे, 30। तो एक संख्या तो अपने पास में 301 आ गई, और दूसरी है वो 3 है, तो y को क्या करो आप 3 से मल्टीपल, तो 43 को किससे 3 से मल्टीपल करोगे, 3 9 और 3 चौके 12, तो 129। तो एक तो 129 है और एक है 301 हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन अपने पास में 9 और 1 वाली है, तो एक बार आप 43 को क्या करोगे, 43 को 9 से मल्टीपल करोगे, तो 9 3 27 2 और 9 चौके 36 और 2 कितने हो जाएंगे, 38। तो एक अपने पास में 387 संख्या हो जाएगी, और एक है वो 43 हो जाएगी। तो 387 और 43 तो अपने पास में दिया ही नहीं गया, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, और 129 और 301 दे रखा है, तो 129 और 301 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं, भी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास में 76 नंबर क्वेश्चन है, क्लोर एल्कली
प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? तो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, और एक बनता है हाइड्रोजन गैस और एक बनता है क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों है वो क्लोर एल्कली प्रक्रिया में बनते हैं। जब क्लोर एल्कली जब अभिक्रिया होती है उसमें क्या बनते हैं? हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये याद रखना भी। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट आपके पास में एक जंगल में 6 जिराफ दिए गए हैं और उसमें P, Q, R, S, T और U, जिसमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। Q है वो S है वो Q से लंबा है, S क्या है? Q से लंबा है भी। और P है वो R से लंबा है, P है ना वो R से लंबा है। और S है ना वो T से छोटा है, T फिर S से बड़ा होगा भी, S है वो T से छोटा है। Q है वो P से लंबा है, Q है वो P से लंबा है, तो P इसके नीचे आएगा तो ये R भी इसके नीचे आ जाएगा। किंतु T सबसे छोटा नहीं है, इसने क्या बोला है? Q है वो P से लंबा है किंतु T से छोटा है, T से छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और T है वो U से छोटा है, T है ना वो किससे छोटा है? U से छोटा, तो U ऊपरी ऊपर आ जाएगा। इन 6 जिराफों में कौन सा जिराफ सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिराफ तो भैया R वाला ही है, तो यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं भी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास 78 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। अब इसमें पूछा क्या गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। पहला कथन है उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करो जो न तो जिम्नास्टिक है और न ही पदक विजेता है। उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करो जो न तो जिम्नास्टिक होनी चाहिए और न ही मेडल विनर होनी चाहिए। तो उनकी तो संख्या 25 है, यहाँ पे दे रखा है 23, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला है उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करो जो जिम्नास्टिक भी है। उन लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है जो जिम्नास्टिक भी है, तो उन लड़कियों की संख्या जिम्नास्टिक में 14 तो आ गया, ठीक है, और 11 भी है साथ में भी। मेडल विनर को काउंट भी करना पड़ेगा, मेडल विनर को। तो यहाँ पे उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्टिक, तो ये 11 और 14 दोनों ही है, तो ये हो जाएगा 2 और 5 25। इसने दे रखा है 41, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 3 नंबर में क्या दे रखा है? 3 नंबर में दे रखा है उन पदक विजेताओं की संख्या। उन पदक विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। ये देखिएगा, अब उन पदक विजेताओं की संख्या ज्ञात करो जो लड़कियां भी है 27। उन पदक विजेता मेडल विनर की संख्या ज्ञात करनी है जो लड़कियां हैं। तो जो लड़कियां हैं तो ये 16 और 11 हो जाएगी, 16 प्लस में 11, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 और 2 27। तो ये 27 ये बोल रहा है और 27 हमारा निकल के आया, तो ये 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को इस प्रकार से आपको सोल्व करना था अभी, ठीक है। आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर ज्ञात करो। अब यहाँ पे ये आपको केमिस्ट्री में लेके चला गया। दो समजात जैसे कि मैं बोलूँ CH4 है, CH4 के बाद में क्या आता है? ये मेथेन है, एथेन आता है C2H6 और फिर आता है C3H8 और फिर आता है C4H10। ये क्या है? ये समजातीय समान श्रेणी है, समजातीय श्रेणी है। इन सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान का अंतर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन का अंतर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का अंतर आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया? अंतर निकाल लिया। सभी के बीच में इतना ही अंतर होगा। इन दोनों के बीच में देख लो, 2 कार्बन और 1 कार्बन, कितना कार्बन बच गया? 1 कार्बन। 6 कार्बन और 8 कार्बन, कितना कार्बन बच गया? 2 कार्बन बच गया, ठीक है। तो सभी के बीच में एक ही अंतर आएगा, CH2। अब यहाँ पे देखो भी कार्बन है वो कितने पे आता है? कार्बन आता है 6 नंबर पे, और इसका अगर आप पूछोगे भी द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 12। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका द्रव्यमान आ गया 12। और हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने? 2 है प्रत्येक, यानी 1 और 1 इस प्रकार से है, तो इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा, तो दोनों का कितना हो गया? 2 हो गया। तो 12 और 2 कितने हो गए? 14 हो गए। तो यहाँ पे आणविक द्रव्यमान पूछा है तो कितना हो गया? 14, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे किसी भी का भी आप निकाल लेना, 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी होनी चाहिए। ये क्रमागत समजातीय श्रेणी है, ठीक है। आगे चलो अभी नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वेट कर रहा है आपका। ये देखिएगा,
EFGHIJ और K एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करे खड़े हैं। ये एक पंक्ति है और इसमें आपका मुख है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। H है वो G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। H है ना वो G के दाईं ओर, तो G ये यहाँ पे मैंने बिठा दिया G को। G के दाईं ओर पहला और दूसरे स्थान पे कौन है? H है। H G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F है वो F और K एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एक बार इसको छोड़ दें। F और E दोनों I के ठीक बगल में बैठे हैं, इसको भी आप छोड़ दें। अब यहाँ पे देखो भी H और E एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। H और E एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अगर मैं E को यहाँ पे बिठा दूं तो भी H और E एक दूसरे के ठीक बगल में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। K पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठा है, K यहाँ पे बैठा है, K भाई साहब पंक्ति के दाएं सिरे पे है। J H के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है, बगल में बैठा है। H के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो भाई साहब E है वो यहाँ पे नहीं आएगा, E आएगा यहाँ पे बगल में आएगा फिर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? J भाई साहब आ जाएगा। यानी J है वो H के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ पे इसने पूछा है J के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो हमारा आंसर ही आ गया। क्वेश्चन को पूरा ही नहीं करना पड़ा, J आ जाएगा। J के ठीक बगल में कौन बैठा है? तो J के बाईं ओर ठीक बगल में G बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। मुफ्त आपको स्टेटमेंट दिया गया है, मुफ्त पास लेने के लिए यानी फ्री में पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आपको 100% ट्रू मानना है, 100% सही मानना है, ठीक है। यानी मुफ्त फ्री में पास लेने के लिए आपको 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना होगा और वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं होगा। इसमें वैध निवास प्रमाण पत्र आपको बताया नहीं है भी कौन सी आइडेंटिटी कौन सा प्रमाण पत्र है वो वैध निवास माना जाएगा। अब इसमें देखो भी धारणा क्या दी गई है, मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। क्या स्टेटमेंट में ये बोला गया है? नहीं बोला गया, तो इसको गलत मानेंगे। अगला है पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। क्यों भाई? इसने पहले ही बोल दिया अभी मुफ्त पास लेने के लिए आपको 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करना होगा। कहने का मतलब है अभी कार्यक्रम है वो 21 अप्रैल के बाद में है, तो 21 अप्रैल से पहले पहले आपको पंजीकरण करना होगा, नहीं तो आप मुफ्त पास है वो नहीं ले सकते। तो पास कार्यस्थल पर खरीदे जा सकते हैं, नहीं खरीदे जा सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे न तो धारणा फर्स्ट है और न ही धारणा सेकंड निहित है। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन है वो एक नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखो भी ये आपका करंट अफेयर का है, कोई काम आने वाली चीज है नहीं इसमें। अब देखो ये आपको सीरीज दे रखी है 9, उसके बाद में 10, उसके बाद में 18। अब यहाँ पे क्या है? 1 है, 1 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है। अब यहाँ पे देखो भी 45 और 18 में कितने का अंतर है? 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और यहाँ पे बच गया आपका 3 में गया 27, तो यहाँ पे 27 का अंतर है। यहाँ पे फिर 64 का होगा, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब और 5 की क्यूब यानी 125। तो 109 में 125 जोड़ दो, 9 और 5 14, 1 2 और 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 234 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, अब देखो 5 मित्र है ASD F और G ने एक ही कैलेंडर वर्ष में क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में आपको क्या करना है? प्रवेश करना है। A है वो मई में प्रवेश करता है, A भाई साहब मई में चले गए प्रवेश लेने के लिए। केवल D ने F और S के बीच में प्रवेश लिया है, F और S के बीच में D ने ही प्रवेश लिया है और किसी ने प्रवेश नहीं लिया। जबकि G ने A के ठीक 1 महीने बाद प्रवेश लिया। G ने क्या किया था भी A के 1 महीने बाद में, तो G यहाँ पे आ गया, और G है वो ये मई में गया था तो वो जून 1 महीने के बाद में प्रवेश लिया। F प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, F है वो प्रवेश लेने वाला क्या है? ये अंतिम है, ये अंतिम है। तो D ने किस महीने में प्रवेश लिया ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसने क्या बोला? क्रमागत महीने बोला है, ठीक है, क्रमागत महीने है। अब ये अंतिम है, ये अंतिम है, तो यहाँ पे मई से शुरू होगा, मई, जून, फिर जुलाई आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा? अगस्त, और फिर सितंबर। तो ये फिर सितंबर पे चला गया भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा
इसने एक ये भी बोला है भी डी है ना, वो डी ने एफ और एस के बीच में, केवल एफ और एस के बीच में, तो ये एफ और एस के बीच में आएगा। तो ये सितंबर पे है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा जुलाई पे, ये जुलाई में आ जाएगा, और ये फिर कहाँ पे आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा। तो इसने क्या बोला, डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, तो डी ने अगस्त महीने में प्रवेश लिया, तभी डी है वो एफ और एस के बीच में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगस्त आ जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 85 नंबर क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर का है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके पास 86 नंबर क्वेश्चन आता है। 2000 रुपये की राशि है, 8.25% वार्षिक ब्याज की दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक अवधि है। अब इसको काउंट करोगे ना आप, तो इसको काउंट करोगे, 7 को भी आपको काउंट करना पड़ेगा और 20 को भी आपको काउंट करना पड़ेगा साथ में, तब यहाँ पे कितने दिन हो जाते हैं, 73 दिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है, तो यहाँ पे 2000 रुपये की कोई राशि है, 8.25 रेट लगेगी, और यहाँ पे दिन कितने हो गए, 73 दिन है। अब इस 73 दिन को आपको क्या करना है, साल में कन्वर्ट करना है, तो 365 का आप भाग दे दो, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो फिर नीचे जो जीरो और लगा दो आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 73 कम 73, और 73 पांजा कितने होते हैं, 365 होते हैं। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 से कम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, और 4 5 20, और 25 से काट दो, 25 3 75, 25 3 75। अब 82 में से 75 निकालोगे तो कितना बच गया, ये 5 2 7 75, 25 3 75, 33 आ जाएगा इसका आंसर, 33 आपका आंसर हो जाएगा। अब याद रखना 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 है, तो इसमें 7 भी काउंट होगा और ये 20 भी काउंट होगा, दोनों काउंट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है ये। अब इसमें बोला क्या है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं जिसके प्रत्येक ठीक पहले व्यंजन है, इस प्रकार से लिख लेना भैया, नहीं तो गोल हो जाओगे वहां पे, और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है, यानी बीच में स्वर, बाहर दोनों व्यंजन, व्यंजन आएगा और फिर स्वर आएगा और फिर व्यंजन आएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आई, आई एक क्या है, स्वर है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे एक तो अपना ये बन गया, एक तो ये बन गया, और एक ए है, ये भी क्या है, एक स्वर है, तो ये आर और वाई वाला एक ये बन गया 2। और यहाँ पे देखो भी, ई तो आया है लेकिन उसके बाद में यू आ गया, तो यहाँ पे ये स्वर नहीं आया, यहाँ पे ये क्या है, व्यंजन नहीं आया। यहाँ पे ये बन गया एक जी आई आर, एक ये बन गया। ठीक है, और उसके बाद में आर ओ और ए ये आ गया, यानी दोनों स्वर आ गए, तो ये तो नहीं बनेगा। उसके बाद में एक ये बन गया बी यू बी, बी यू बी, यू एक स्वर है। उसके बाद में देखो कोई बन रहा है क्या, उसके बाद में नहीं बन रहा, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यंजन, स्वर और व्यंजन होना चाहिए। आगे देखते हैं भी, नेक्स्ट देखो 88 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये देखो 10 और 55 किस प्रकार से बन रहे हैं, 62 और 65 किस प्रकार से बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो ट्रिक लगानी है आपको। 10 पांजे 50 और 5 55, 12 पांजे 60 और 5 65, और 18 पांजे 90 और 5 95, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जितने से गुना कर रहा है उतना ही उसमें जोड़ रहा है, और 12 पांजे 60 और 5 65, और 18 पांजे 90 और 5 95। ठीक है, अगला देखो भी 89 नंबर क्वेश्चन है। चलो लोकू उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है भी। चलो लोकू उत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 90 नंबर क्वेश्चन है। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात आपको निकालना है। देखो 20 फीमेल है, वो एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 में। तो एक फीमेल है उसको कितने में करेगा, तो एक फीमेल है उसको 15/20 में। एक फीमेल की यहाँ पे कार्य कुशलता अपने पास में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो भी 16 मेल है, 16 मेल है, वो क्या करते हैं, 15 दिन में कार्य करते हैं। तो एक मेल है वो कितने दिन में करेगा, 15/16। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है, महिला पहले पुरुष आएगा, पहले पुरुष और फिर फीमेल आएगा, तो यहाँ पे अनुपात निकालना है इसकी कार्य कुशलता का, तो ये आ जाएगा 15/16, अनुपात ये आ जाएगा 15/20। ठीक है, अब 15 से 15 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया,
ये 20 है, ये तो इधर चला जाएगा और ये 16 ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20:16। अब कितने से काटते हो, 4 से काटते हो, 4 5 20 और 4 चौके 16, तो 5:4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने बोला गया है ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अक्षर है। तो यहाँ पे पहले आएगा प्रतीक और ठीक पहले क्या है, एक संख्या प्रतीक और उसके बाद में अक्षर आने चाहिए, अक्षर। ठीक है, पहले एक संख्या आएगी, फिर एक प्रतीक आएगा, ये रहा, एक तो ये रहा। ठीक है, पहले आएगा संख्या और फिर आएगा प्रतीक। पहले आएगी संख्या, पहले क्या आएगा भैया, संख्या आएगी, फिर पहले संख्या आएगी, पहले संख्या आएगी, ये संख्या आएगी, प्रतीक नहीं है इसके बाद में, एक ही है भैया ये। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा एक। ठीक है, आगे चलते हुए 92 में देखो, ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को क्या करना है, आपको संतुलित करना है। ये बोला गया है PQRS की पहचान कीजिए। ठीक है, तो FeSO4 यहाँ पे Fe2 है, ये क्या है, यहाँ पे लोहा 2 है, तो यहाँ पे P की जगह 2 लगाना पड़ेगा। अब P की जगह 2 लगाओगे तो यहाँ पे सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर तो 2 हो जाएगा, तो सल्फर एक तो यहाँ पे रह गया और एक यहाँ पे रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, तो ऑक्सीजन 3 तो ये रहा और 2 ये रहा, 3 2 5, 5 और 3 8, ये भी 8 है। और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो और यहाँ पे भी 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 2 1 1 1। ठीक है, इस प्रकार से इसको संतुलित करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी ये संतुलित करनी है अभिक्रिया। यहाँ पे फेरिक लोहा 2 था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 से मल्टीपल करने पर ऑक्सीजन क्या है, 4 हो गया, 4 तो पहले ही था और 2 और हो गया, तो 4 2 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन 8 है ही। और किसी को कोई गुना नहीं करना तो उसको एक एक लगा दो आप। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके पास ये अभिक्रिया आ जाती है और इस अभिक्रिया में ये पूछा है भी कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं। तो यहाँ पे C6 यानी 6 H2O और 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं, तब जाकर के ये क्या होता है, C6H12O6 ऑक्सीजन बनती है और जल के अणु है वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें 6 तो जल के अणु होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं, तो 6 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट इसने बोला है, नेक्स्ट है 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था। तो नमक यात्रा में दांडी यात्रा की गई थी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 1930 में की गई थी भी। नमक उत्पादन के अधिकार में ब्रिटिश के खिलाफ किया गया था ये। आगे देखो भी, नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे भी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू है वो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे इसके। आगे देखो भी, नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया हो तो उसका अंकित मूल्य आपको बताना है कितना होगा। तो जॉन ने एक लैपटॉप है वो अंकित मूल्य के ऊपर है वो 25% पे छूट पे खरीदा। मैंने मान लिया भी उसका अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपये है। अब इसका 75% यानी 25% की छूट करूंगा तो 75 रुपये में खरीदूंगा, लेकिन वो बोल रहा है 28,473 रुपये में खरीदा आपने, मैं बोल रहा हूँ 75 रुपये में खरीदा। तो 75 बराबर क्या हो गया, 28,473 हो गया। तो एक की वैल्यू निकाल लो आप, 28,473 बटा 75, और निकालना क्या है अंकित मूल्य आपने माना क्या है, 100 माना है, तो इंटू कर दो 100 से। तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 और 25 तिये 75। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 और 3 निम्न 27 होते हैं, बच गया 1 14, 3 चौके 12, बच गया 2 27 और 3 निम्न 27 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 94 91। इसको 4 से मल्टीपल कर दो, 4 9 चौके 36 3 और 4 चौके 16 और 3 19 1, और उसके बाद में 4 निम्न 36 और 1 37, यानी 37,964 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण कितना होगा? बनने वाला कोण कितना होगा? ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, ये एक अवतल दर्पण है और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। बारीकी से समझना, ये इसका फोकस होता है भी और ये यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। अब देखिएगा, यदि ये बोल रहा है भी आपतित प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र से गुजरता है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अगर ये है, मैंने मुख्य अक्ष को ही मान लिया, मुख्य अक्ष को ही एक प्रकाश किरण मान ली और ये वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है और जैसे ये टकराएगी तो वापस उसी दिशा में, वापस इसी दिशा में ये वापस आ जाएगी। तो अब इसका मेरे को ये बताइएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितने का बन रहा है? आपको कितने का बना हुआ दिखाई दे रहा है? अब आपतित किरण ये होती है और परावर्तन के बाद में इस प्रकार से जाए और अब अपन अभिलंब इसमें डालें, इसमें अभिलंब अपन डालें ये, तो ये कोण I और ये कोण R ये बराबर होते हैं। अब इसने बोला है भी कोई वक्रता केंद्र से आ रही है, तो ये वक्रता केंद्र है और यहाँ से आ रही है और टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में चलेगी, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। एक दूसरी जो इसकी ये कंडीशन होती है भी, अगर वक्रता केंद्र से मैं इस प्रकार से निकालूं, यहाँ से वक्रता केंद्र से मैं निकालूं तो वापस टकराने के बाद में वापस वो उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो एक तरीके से ये भी एक अभिलंब हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी 0 डिग्री का ही कोण बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा भी, ठीक है। वापस टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में चली जाती है, तो उनके बीच में कोण बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। ये आई होप आपको थोड़ा सा समझ में दिखाई दे रहा होगा, अभी वैसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसको मिलान करना है, मिलान करना भी। कॉपर टी है उसका कहाँ पे यूज किया जाता है? मुख्य गोलियां हैं उसका कहाँ पे यूज किया जाता है? कंडोम का कहाँ पे यूज किया जाता है? और नलिका उच्छेदन का कहाँ पे यूज किया जाता है? अब देखिए, कॉपर टी है, कॉपर टी से क्या है? निषेचन रुक जाता है। कॉपर टी लगाने पर निषेचन रुक जाता है। कॉपर टी है वो गर्भाशय ग्रीवा के अंदर लगाई जाती है और ये योनि के अंदर लगाई जाती है, जिससे क्या है? निषेचन रुक जाता है, ठीक है। मुख्य गोलियां देने पर रोपण रुक जाएगा, रोपण है वो रुक जाता है। कंडोम लगाने से क्या होगा? भी शुक्राणु है वो गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचेंगे, गर्भाशय ग्रीवा तक शुक्राणु है वो नहीं पहुंचेंगे। और नलिका उच्छेदन, नलिका काट दें तो अंडाणु है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंचेंगे। नलिका काटने पर फ्लोबियन ट्यूब है वो अगर अपन काट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? गर्भाशय जो अंडाणु है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सुमेलित करना था भी। कॉपर टी से निषेचन रुकेगा, मुख्य गोलियों से रोपण रुकेगा, कंडोम से शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचेंगे और नलिका उच्छेदन करने से क्या हो जाएगा? अंडाणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचेंगे। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है। श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है और 5 वर्ष बाद उसकी आयु, उनकी औसत आयु है वो 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु आपको बतानी है। अब 33 वर्ष उसकी औसत आयु है, 33 × 2 कर दो आप, 33 × 2 करोगे तो ये हो जाएगा 66। अब ये क्या आ गया? ये 5 वर्ष के बाद उनका योग आ गया, किसका? x + y, यानी श्रीनिवास और उसकी पत्नी का। अब 5 वर्ष के बाद आया ये, 5 वर्ष के बाद। अब इसको मैं वर्तमान में लेके जाऊं तो वर्तमान में लेके जाऊंगा तो इससे कितना घटाऊंगा? मैं 10 घटाऊंगा। 10 क्यों घटाऊंगा भी? क्योंकि 5 वर्ष तो घटाना पड़ेगा श्रीनिवास का और 5 वर्ष उसकी पत्नी का घटाना पड़ेगा, तो टोटल हो गया 10 यानी 56 वर्ष। ये क्या आ गया? उसके वर्तमान, यानी a + b अपने पास में 56 आ गया और a - b आपके पास में कितना था? 4, यानी उनकी आपको 4 वर्ष छोटी बता रखी है, अभी लड़की है वो 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर आपको 4 दे रखा है और योग उनका 56 आ गया। एक बार तो जोड़कर 2 का भाग दे दो और एक बार घटा करके, और 56 और 4 कितने हो गए? 60। 60 में 2 का भाग दोगे तो 30 आ गया, यानी व्यक्ति जो कि श्रीनिवास है वो 30 साल का हो गया और एक बार घटा के आप 2 का भाग दोगे यानी 52। 52 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 26। 26 है वो क्या आ जाएगा आपका? 26 है वो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा लड़की की आयु आ जाएगी, तो ये 26 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखो भी आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये रहा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली है। तो जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जिन का अर्थ विजेता होता है। जैन धर्म में जैन शब्द है वो जिन से लिया गया है और जिन का मतलब होता है विजेता। तो इस प्रकार से हमने एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट किया है। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा भी। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी, ठीक है। और प्रत्येक दिन है वो आपके 3 पेपर हुए हैं। ये सुबह वाला पेपर हमने अभी किया है और ये वाला है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ये दोपहर वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा 17 तारीख वाला, 17 अगस्त 2022 को, ठीक है। और एक शाम को हुआ है 5 से 6:30 के बीच में, तो वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।